Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to this Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Prime Minister Modi lauds highest ever GST collection. GST revenue collection in April this year is highest ever at over 1,87,000 crore rupees. International Monetary Fund says the growth in the dynamic Asia-Pacific region, largely led by India and China, projected to increase to 4.6% this year. And key domestic indices witness gains of close to 0.5%. Sensex finishes at 61,354, while the Nifty ends at 18,147. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सर्वाधिक जीएसटी संग्रह की सराहना की। उन्होंने अप्रैल में यह आंकड़ा 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो अब तक का ऐतिहासिक उच्चतम स्तर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा कि भारत और चीन की अगुवाई में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में वृद्धि इस वर्ष बढ़कर 4.6% हो जाने का है अनुमान। और प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 0.5% बढ़े। सेंसेक्स 61,354 और निफ्टी 18,147 पर हुए बंद। आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अप्रैल में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के अब तक के सर्वाधिक संग्रह पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। वित्त मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि कर की कम दरों के बावजूद कर संग्रह में वृद्धि से पता लगता है कि कैसे जीएसटी की व्यवस्था एकीकरण और कर अनुपालन बढ़ाने में सफल रही है। इस वर्ष अप्रैल में सकल जीएसटी राजस्व 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो अब तक का ऐतिहासिक उच्चतम मासिक संकलन है। अप्रैल में जीएसटी के कुल संकलन में 38,440 करोड़ रुपए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, 47,412 करोड़ रुपए राज्य वस्तु और सेवा कर तथा 89,158 करोड़ रुपए एकीकृत वस्तु और सेवा कर के हैं। 12,000 करोड़ रुपए से अधिक योगदान उपकर का है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल में जीएसटी राजस्व में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 12% की वृद्धि दर्ज हुई है। उदयन, क्या कहेंगे आप? 1,87,000 करोड़ रुपीस का एक महीने में जो जीएसटी कलेक्शन है, जिसकी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सराहना की है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये क्या इंडिकेशन दे रहा है इकोनॉमी के बारे में? इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, किस तरह से आप देखते हैं इन फिगर्स को? सबसे पहले सोनू, हमें ये देखना पड़ेगा कि 2017 में ये लागू हुई थी और ये श्रोताओं को बताते चलें कि जीएसटी जैसे जो रिफॉर्म्स हैं, जब टैक्स कोड है, ये आए दिन बजट की तरह हर साल नहीं चेंज होते। ये वंस इन अ जनरेशन 50, 60, 70 साल में एक बार आप कोड चेंज करते हैं। जब आप इतना बड़ा कदम लेते हैं, और ये भी हम बताते चलें, ये एक यूनानिमिटी हुई थी, मतलब अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस हमने यूनाइटेड होके ये कदम उठाया गया था, क्योंकि इसमें राज्य सरकार भी इन्वॉल्व है, केंद्र भी इन्वॉल्व है। और इसको शुरू में काफी दिक्कत है, क्योंकि हमारे इतने सारे टैक्स से जुड़ी हुई बातें थी, राज्यों के साथ एक समझौता किया गया। इसको भारत को एक यूनिफाइड मार्केट बनाने में जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान होना था। इसके शुरुआती दौर में दिक्कतें आई, वो तो होना ही था, पर अब ये दिख रहा है कि वो जो तकलीफ शुरू में
देश में लोगों ने उठाई, इसको कंप्लायंस में डालने में, वो धीरे धीरे करके स्मूथ हो रहा है, उसके रिजल्ट्स अब दिख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, शुरुआती दौर में जब आप एक बड़ा चेंज करते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं, तो तकलीफ होती है, दिक्कत आती है, पर उसके जब रिजल्ट्स आते हैं उसके रिजल्ट इतने बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ये सीधा हमारे जो फॉर्मल इकोनॉमी में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले टैक्स के ढांचे के अंदर, टैक्स के एम्बिट के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं आती थी, उनको लाया गया है। तो फॉर्मलाइज जब आप करते हैं इकोनॉमी में, तो सरकारी जो पॉलिसीज हैं उसके सीधा अगर बेनिफिट करना, वो डायरेक्ट किए जा सकते हैं। जब आप डिजिटाइज करते हैं, जिसके साथ ये हमारे टैक्स सिस्टम की डिजिटाइजेशन के साथ हैंड इन हैंड गया है ये रिफॉर्म, ये बगैर एक आईटी बैकबोन का आप कर ही नहीं सकते थे। आज इतना सारा लोड, इतना सारा इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि इसके सिग्निफिकेंस सिर्फ एक नंबर नहीं है, उतनी मेहनत गई है और इनिशियल रेजिस्टेंस को कॉन्कर किया, बिल्कुल, एंड एवोल्यूशन हुआ। तब ये लग रहा था तकलीफें थी, बड़े जो उपक्रम है उनके लिए दिक्कत नहीं थी, ये दूसरे जो छोटे उपक्रम है उनके लिए चैलेंजेस थी, कंप्लाई कैसे करना है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे करने, रिफंड्स कैसे आएंगे, वगैरह वगैरह। और धीरे धीरे करके वो सिंप्लीफाई हुए हैं। अभी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं, पर इसके रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो गए। तो ये तो रही पहली बात। छोटी दो बातें ये हैं कि ये एक रेजिलियंस दिखा रही है। आप ग्लोबल इकोनॉमी में जो एक लेस देन बायंट मूड देख रहे हैं, और हमारे देश में वो रिजल्ट वो आपको दिखाई दे रहा है कि वो डटा हुआ है। हमारी इकोनॉमी वो अपने रास्ते में चल तो रही है, उसके पास चैलेंजेस हैं, पर वो चल रही है और वो बेहतर चल रही है दूसरों से, तो एक रेजिलियंस भी दिखा रही है। तीसरी जो आप निष्कर्ष निकाल सकते हो वो ये है, जब आप रिफॉर्म्स करते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं और मूलभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड करते हैं, तो जब चैलेंजेस आती है इकोनॉमी में, तो आप उसको अब्सॉर्ब कर पाते हैं, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिव जब आपका मार्केट में ये अलग अलग राज्य, 30 राज्य, जितने भी राज्य हैं हमारे अलग अलग, और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये अलग अलग मार्केट्स न बनके एक सिंगल मार्केट बनने में ही हमारी ताकत थी। और जब हम कहते हैं हमारा देश बहुत बड़ा है, उसमें एक पावर है, उसको हार्नेस करने के लिए जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट था, और अब वो रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। और इससे जो सरकारी पॉलिसीज जो टैंडम है, इससे रिजल्ट आप, क्योंकि आपको ये फिगर दिख रहा है, तो सरकार इससे निष्कर्ष निकाल के बेहतर कर सकती है। टैक्स बायंसी, टैक्स कॉम्प्लायंस को बेहतर करने की कोशिश कर सकती है। 10 जगह में चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक जगह में चेंज करेंगे तो हो जाएगा। तो इसकी मतलब बेनिफिट्स तो 1000 हैं, पर इसकी जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो अब दिखने शुरू हो गए, और ये कुछ चीजें इसके साइड में आपको दिख रहा है। Udayan, we've been seeing a steady rise in GST collections for almost a year now. You know, every couple of months we see a new record in terms of GST collection. Do you think if the GST collections continue to rise and the next target is being, set 2 lakh crores, which is the next target which is being, thought of, do you think that the GST Council, because at the moment there are there are more than one tax rate over there. So do you think the GST Council may think in terms of, reducing those tax rates, maybe if the inflation persists, and given the, the success of the GST collections? Eventually it will. I mean, what you want to do is you don't want too many complications. You don't want too many, although in GST you don't have that. You don't want deductions and, escape routes. You want things to be simple. You want people to pay the tax and just go on about the business. GST is a business oriented thing, Of course, everybody is actually ending up paying for it, even the consumers. But having said that, this is a B2B kind of a thing, where what you would want is people should not be spending too much of time doing it. You go and there's a portal, you go there, file it, and get on with your business. And the government gets the revenue, it shares it or does whatever it wants, and it does its business. So that's the whole idea. Eventually you would want to make things even simpler, and obviously that has to be made, as you mentioned, through the council. There has to be, and the great part is all this is being done with a sense of unanimity. Yes. Unanimity, consensus, shall I say. And very good example of federalism, actually. Absolutely. And
lot of times people, would point out this and that. I mean, less than favorable light in terms of some of our public conversations that happen. But this is a brilliant example. I mean, you could have people of different dispensations, shall we say, across states and center, etc. But we are still, I mean, when it comes to making India the one single market or one single entity, this is a classic case of federalism, as you pointed out. एंड उदिन, आपको लगता है कि डिजिटलाइजेशन जिस स्केल पे बढ़ा है भारत में, उससे भी ये संभव हो पाया है कि कंप्लायंस, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस जो संभव हो पाए हैं इसकी वजह से, उससे भी कंप्लायंस बढ़ा है? बिल्कुल सोनू, कई बार पीछे जब टैक्स रेट्स हाई होते हैं तो या टैक्स रेट बहुत सारा होता है, सारा का सारा फोकस रेट्स के ऊपर होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि कितनी आसानी से, कितने कम खर्चे में और कितनी जल्दी आप इसको कर सकते हैं, तो वो उसके ऊपर काम हुआ है। आप रिफंड्स देखिए, जीएसटी फाइलिंग देखिए, खुद टैक्स कुछ भी दीजिए, एडवांस टैक्स देखिए, कुछ भी देखिए, अगर आप मोबाइल या आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, ये मतलब आपको पर्चे भी भरने की जरूरत नहीं है। तो अब बहुत तुरंत हो जाता है, तुरंत आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है, सारी लिंकेजेस हो रखी हैं, पैन आधार की लिंकिंग हुई है, तो ये और बेहतर होता चला जा रहा है। तो यस, एब्सोल्युटली, जब अगर विदाउट दिस बैकबोन, अब सोचिए अगर ये बैकबोन नहीं होता तो आपको कितने सारे फॉर्म्स और कितने सारे रिसीट्स रखने पड़ते हैं। तो वो एक पेपरलेस वर्ल्ड की तरफ जब आप जाते हैं, जहां पे आपकी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई हो जाती है बेहतरीन तरीके से, बायोमेट्रिक तरीके से, तो वहां उससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कंप्लायंस में टाइम और खर्चा, ये दोनों में आप बचत कर पाते हैं। तो बिल्कुल आपकी कहना सही है कि इसमें क्या होता है, आप अगर एक्टिविटी बढ़ाते हैं, मान लीजिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, अगर ये फिजिकली करते तो आपके पास पूरा गोदाम पेपर का हो जाएगा, रिकॉर्ड्स का। पर अगर आप ऑनलाइन करते हैं, डिजिटाइज्ड होता है, तो फिर आपके सिर्फ रिकॉर्ड्स डिजिटाइज्ड होंगे। तो ये कई फायदे हैं। Moving on, the International Monetary Fund, IMF, has said that the growth in the dynamic Asia-Pacific region, largely led by India and China, is projected to increase to 4.6% this year from that of 3.8% recorded in 2022. In its Regional Economic Outlook Asia and Pacific report, the Washington-based fund said the region would contribute around 70% of the global growth. The IMF said Asia and Pacific will be the most dynamic of the world's major regions in 2023, predominantly driven by the buoyant outlook for China and India. According to the report, the two largest emerging market economies of the region are expected to contribute around half of global growth this year, with the rest of Asia and Pacific contributing an additional fifth. Asia's dynamism will be driven primarily by the recovery in China and resilient growth in India, while growth in the rest of Asia is expected to bottom out in 2023, in line with other regions. All in all, a very good, positive, report coming out of IMF. Udyan, on the global front, where we're seeing that banks in the US and Europe, there's a banking crisis in the banking sector. There is rising inflation. There is the interest rates. Central banks are grappling with the interest rates. I mean, when you see a report like this, which says that in Asia and specifically China and India driving the growth in the year, how do you view that? Well, one has to also be a little fair. We have been doing the heavy lifting, and the world has not been observing us as well as they should have. We've done the hard yards, the tough yards we have done the reforms. There's lots to be done, of course. There's a lot of hard work that is to be done. What IMF is, in my opinion, saying that we are resilient. Now 6% or 6.1% for the kind of things that we want to achieve is obviously not going to be enough. But we are doing other things, building roads and airports, because when you are ready, the private sector is ready to really jump into it, things are on the rebound, then you should not be struggling for a port blockage or a road jam and stuff like that. So that's important. But coming back, the Western world was never used to high inflation. It was never used to handling rising rates. We have been there and done that. So we know what it takes to handle these things. And also, to the credit of this government, they didn't go overboard in, when the pandemic happened. There was a fiscal
discipline was kept in mind. Of course, there was a slippage, and there has to be a slippage, but they didn't go out of whack so that they couldn't pull things back. Now that is the benefit that the country is reaping. The other part for this, I would say, is that as we go along, there are fundamental things working for our economy that will help. Of course, in our case, banks, you mentioned banks, and the best part is we had that suffering from 2008 onwards, where banks had invested in infrastructure projects and other projects, basically long-term projects, and there was a non-performing asset issue, recovery issue, so on and so forth, so bad loans, etc., etc. Now that toxic material within the financial statements has got purged out quite a bit. So the balance sheets are looking healthy, the financial statements are looking healthy, and therefore in stock markets, because most of the indices have a very large weightage as far as banks are concerned, you're finding that those things getting reflected. If you see some of the results that have come out today, even NBFCs, the numbers are really nice. Some of the leading NBFCs. आपने अभी रिफॉर्म्स की बात की और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात की, तो टॉप 3 अगर हम कहें, कौन से ऐसे रिफॉर्म्स या इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने ये जो स्ट्रेंथ है भारतीय इकोनॉमी को वो प्रदान की है? देखिए, सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि हमने आधार का आइडेंटिफिकेशन का वो चालू कर दिया था, पर फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, चाहे वो पेमेंट्स, यूपीआई करना, पेमेंट्स करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना, अकाउंट्स खुलवाना, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो पेंशन हो, इंश्योरेंस हो, दूसरे हैं जो डायरेक्टली उनके पास, लोगों के पास जा सकते हैं, वो तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, पर उसके लिए डिजिटल बैकबोन चाहिए। तो आप डिजिटल रेवोल्यूशन लाने के लिए जितने भी काम हैं, चाहे वो पॉलिसीज हैं जो इनकरेज करेंगे, वो ये दूसरी बात है। थर्ड ऑफ कोर्स इज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें फिजिकल एंड आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये 3 चीजें जब आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें आगे मतलब इनिशिएटिव नहीं ले सकता, इंफ्रा में तो आपको गवर्नमेंट को लाना था। तो ये 3 जो हैं, आज के जो सेंटिमेंट हैं, जो IMF रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो दिखा रहा है, रेजिलियंस जब बता रहा है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। जब हम पॉजिटिव सेंटिमेंट की बात करें, रेजिलियंस की बात करें, तो वही सेंसेक्स भी दर्शा रहा है, शेयर बाजार, जो भारतीय शेयर बाजार भी दर्शा रहा है। प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज लगभग 0.5% की बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 61,000 के स्तर के ऊपर और निफ्टी 18,000 के स्तर के ऊपर ही बने रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.4% की वृद्धि से 242 अंकों की बढ़त दर्ज करता हुआ 61,354 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.46% की वृद्धि से 82 अंकों की बढ़त दर्ज करता हुआ 18,147 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी तेजी का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.74% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.63% की बढ़त पर बंद हुए। The key domestic indices today witnessed gains of close to 0.5%. The BSE Sensex closed above the 61,000 mark, while the NSE Nifty settled above the 18,000 level. Sensex added 242 points or 0.40% to finish at 61,354. The Nifty at the National Stock Exchange rose 82 points or 0.46% to end at 18,147. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.74% and the small-cap index added 0.63%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 16 firms rose while 14 fell. Tech Mahindra climbed 2.9%, NTPC and Tata Steel rose 2.5% and 2.2% respectively. On the other hand, Sun Pharma plunged 1.4%, Ultratech Cement and Bharti Airtel both slumped 1.3% and 1.1% respectively. In sectoral indices at the BSE, all sectors logged gains except FMCG and telecom, which logged losses of 0.08% and 0.37% respectively. Meanwhile, the metal index surged 1.7%, power and utilities rose 1.4% each.
The overall market breadth was positive as shares of 2,179 companies advanced while those of 1,314 companies declined. A total of 136 shares remained unchanged. Udayan, we see the 61,000, 18,000, both indices, both the marks have been crossed today. What were the major points? What were the major contributors? Was it because of the international factors or was it the domestic factors? What were the factors? Domestic factors are fine. I mean, there are areas of concern. There's no doubt about it. But broadly, there's still you're getting some very nice results. There are areas where things are like commercial vehicle sales. Those are areas which those are not the headlines you would like to see. But still, it looks pretty okay. Some people are arguing that Indian markets, from the foreign investor point of view, has got overbought. That's been the narrative for quite a while now, overvaluation. Yeah, and then it goes back and then comes back. So that's one bit. The other part, of course, is this might just be you might just have in the next 48 hours or so some kind of a move as far as when the Federal Reserve, US Federal Reserve meeting related information comes out. But if you ask me, in the next 30 days, the one single factor which I think is going to fashion the market direction would be what happens in the United States as far as the debt ceiling is concerned. So more and more we get towards the end of the month, and more we hear that the debt ceiling issue is not getting resolved and US credit rating is going to get affected. More and more you'll find the markets becoming jittery. And it looks like a tough thing because they have been sitting on this problem for about 6, 7, 8 months, and they haven't done much. It's a political issue out there. But it is going to have a ramification across the world, pretty much like when Federal Reserve cut rates and it raised rates. So that is going to be a factor, and over a period of time, you're going to start seeing that making the headlines more and more till the problem goes somewhere. Something happens. Briefly, then, बहुत briefly, आप क्या कहेंगे जो FPIs का वापस रुख लौटा है भारतीय बाजार की तरफ अप्रैल में, वो आपको लगता है कि आगे भी मेंटेन रहेगा? ये जो US फेड का फैसला आएगा वो कैसे अफेक्ट करेगा इसको? US फेड का जो फैसला है वो मोरलेस मार्केट ने बेक करके रखा हुआ है, प्राइस करके कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं. सवाल ये उठता है वो लोग नैरेटिव क्या देते हैं, बातचीत क्या, कमेंट्री क्या देते हैं? क्योंकि कई लोगों का मानना है कि जो होना था वो हो चुका है और उसका असर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि इसका जो असर होगा वो 6 महीने बाद दिखेगा. तो ये तो बात अब फेडरल रिजर्व से बाहर नजर हट के उनके जो पार्लियामेंट तो नहीं कह सकते, उनके हाउसेज हैं, वहां पे जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल जैनेट येलन उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कह दिया कि जून 1 तक शायद पैसे खत्म हो जाए. तो दैट्स एन अलार्मिंग स्टेटमेंट. तो वो जो है धीरे धीरे वो सुर्खियों बटोरेगी. आइए अब देखते हैं करेंसी बाजार में कैसा प्रदर्शन रहा. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले मामूली बढ़त दर्ज करता हुआ 81 रुपये 88 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.1% की बढ़त से 102.25 पर था. और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर. अन्य एशियाई शेयर बाजारों में भी आज चीन के बाजार की अगुवाई में बढ़त का रुख था. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.14% की वृद्धि में रहा. हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.2% की बढ़त पर बंद हुआ और जापान के निक्केई में 0.12% की वृद्धि दर्ज हुई. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.91% का उछाल आया और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.35% की बढ़त में रहा. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर दिवसीय कारोबार में यहां रुख गिरावट का था. ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी के डैक्स में 0.35% की गिरावट थी. फ्रांस का कैक 0.5% के नुकसान पर था और लंदन के फुटसी में 0.8% की गिरावट चल रही थी.
Moving on to the U.S. market, U.S. stocks ended little changed yesterday as investors took in the weekend auction of First Republic Bank and braced for this week's expected interest rate hike from the Federal Reserve. The Dow Jones Industrial Average dropped 0.14%, whereas the Nasdaq Composite Index lost 0.11%, and the S&P 500 fell 0.04%. Within very quick comment, this is the fourth bank in the U.S. which is now facing crisis: Silicon Valley, Signature, and Washington Mutual. Is it going to have an effect on the narrative that we were talking about coming out of the Federal Reserve? Well, Jamie Dimon, who's the JP Morgan chief, who's actually did this deal. Yeah. So according to him, this is pretty much the last piece of bad news in this phase. And they're saying that probably there's one more bank they haven't talked about. He didn't talk about the name. So this one is pretty much behind us. But as I mentioned, the elephant in the room is something else. It's going to be the debt ceiling, unfortunately, because you remember the last time something like this happened and we saw what kind of repercussions the global markets have. So this is something that's going to start coming into the headlines. Once this Federal Reserve goes, the headlines finishes off, you will find those things coming in. So, if there are investors who are who are thinking of trying out something ambitious or adventurous, the idea is probably would be to, sit back and let that phase pass through and do your regular stuff and not try anything funny or adventurous. And उधर आप कहेंगे कि भारतीय जो बैंकिंग तंत्र है वो मजबूत है जब हम मजबूती की बात करते हैं? बिल्कुल, उसकी ओवरसाइट तो है. आप देखिए ना, हमारे भारत में बैंक फेलियर्स अगर कितने हुए हैं, नंबर 1, और हमें 2008-9 में भी नहीं हुए, और जब होते हैं तो आरबीआई आज आके इंटरवीन करता है. इसका मतलब बैंक फेलियर्स हो नहीं सकते, जरूर हो सकते हैं, पर क्या आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है. रिस्पॉन्स आपका सही हो सकता है कि नहीं, एंड क्या आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिपॉजिटर्स को, जो सबसे न्यूनतम आय वर्ग और इकोनॉमिक स्ट्रेटा के हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वो अगर मैकेनिज्म है तो बाकी आप यू आर इन स्लाइटली बेटर पोजीशन. सो आई थिंक वी आर नॉट स्लाइटली, वी आर इन मच बेटर पोजीशन. Udayan, very quickly, we are talking about, the resilience of the Indian economy. We are talking about the IMF report that has come out, but Indian economy is not in isolation. When we're talking about the bank crisis in the US and the Europe, and then, there is the OPEC plus, which is going in for a production cut, and some of the leading global agencies have cut down on, India's GDP estimations. Do you think all this will have some kind of, at some point it is going to affect India? And exports are also, because of the crisis, inflation, everything, they are also on the downside. Well, that goes without saying. Had these problems, which is the list of problems that you mentioned, had there not been there, we would have been somewhere in the vicinity of 8% plus, probably 8.5% plus. That's where we will eventually need to head. Where we can head, we have all the ammo, we have to keep it ready. So the roads, ports, airports, everything has to be ready. So that when things come back, we just, go on to the higher gear, which we need to. Moving on to commodities, oil prices today dropped 0.5% in intraday trade. Brent crude was trading at around $78.89 per barrel. West Texas Intermediate crude was at $75.22 per barrel when reports last came in. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का जून का वायदा भाव 236 रुपए बढ़कर 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, लेकिन वही अनुबंध वाली चांदी 412 रुपए की गिरावट से 73,831 रुपए प्रति किलो पर थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर डालें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,996.70 प्रति आउंस पर था, लेकिन चांदी गिरावट दर्ज करती हुई $25 प्रति आउंस पर थी. जो अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है ग्लोबल मार्केट्स में, उसका हम असर ऑयल के प्राइसेस पर देख रहे हैं. वो भारत के लिए एक अच्छी खबर है. बिल्कुल, हाँ, जितना $65-70 पर बैरल के आसपास अगर पहुंच सकते, ओपेक प्लस तो होने नहीं देगा, वो 85 के आसपास ही रखेगा या 90 तक लेके जाएगा. पर अगर हम वहां तक चली जाती है तो अच्छा होगा. पर प्रॉब्लम ये है, वो ये भी इंडिकेट करेगा कि ग्लोबल डिमांड में इरोजन हो रहा है. तो वो एक ओपेक अपना काम करेगा और हमें उम्मीद करनी पड़ेगी कि हम बेहतर इसी लेवल पे बना रहे. जी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदयन. आप आए और हमारे श्रोताओं को विभिन्न विषयों पर बारीकी से जानकारी दी. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सोनू. And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds highest ever GST collection. GST revenue in April this year highest ever at over 1,87,000 crore rupees.
International Monetary Fund says growth in dynamic Asia-Pacific region, largely led by India and China, projected to increase to 4.6% this year. And key domestic indices witnessed gains of close to 0.5%. The Sensex adds 242 points to finish at 61,354, while the Nifty rises 82 points to end at 18,147. And that's all in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 6:30 with yet another edition of Market Mantra. Till then, from the entire team of Market Mantra, Namaskar. Market Mantra.